हेलो, मेरा नाम है रिया श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का नया शो खबर विलायती। हमारा मोटिव है विदेश की खबरें आपको बताना देसी भाषा में, जिससे हम सबको दुनिया की सारी खबरों और इश्यूज का आइडिया हो और हम जान पाएं कि विदेश में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, चलिए जानते हैं विलायती खबरें। आज इस वीडियो में बात करेंगे इन खबरों की, जानेंगे कि पाकिस्तान के हालात किस हद तक बिगड़ गए हैं, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों धमकाया, जानेंगे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, और फिर अंत में हम बात करेंगे कि यूएस की डेमोक्रेसी पर कैसे संकट आ सकता है। लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत एक जीके के क्वेश्चन के साथ करेंगे, जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो भी बुलेटिन के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब खबरों पर आते हैं। पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में नमाज के ब्लास्ट की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के संगठन ने ली है। आतंकी हमले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने और 80 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जहां धमाका हुआ वो एक बेहद हाई सिक्योरिटी इलाका माना जाता है और वहां बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मौजूद होते हैं। दरअसल ये घटना सोमवार को लगभग 1:40 पर हुई। पेशावर के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। दोपहर के बाद का नमाज जोहर चल रहा था। यहाँ उस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ पुलिस, सैन्य बल और बम स्क्वाड के अधिकारी भी मौजूद थे। लोग लाइन से नमाज पढ़ रहे थे और सबसे आगे शख्स ने इस दौरान विस्फोट कर दिया और परखच्चे उड़ने के साथ ही उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पुलिसकर्मियों और सुरक्षा अधिकारियों को निशाना बनाना चाहते थे। मरने वालों में ज्यादातर पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी ही शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने ही टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरासनी को मारा था। अब उसके भाई ने दावा किया है कि यह हमला उसके भाई की हत्या का बदला था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मस्जिद का एक हिस्सा धंस गया है और कुछ लोग मलबे के अंदर ही दब चुके हैं। पाकिस्तान की एजेंसियां अभी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं, क्योंकि ब्लास्ट साइट के नजदीक ही पेशावर पुलिस का मुख्यालय है। आतंकवाद रोधी विभाग का दफ्तर भी यहीं है। इसके अलावा फ्रंटियर रिजर्व पुलिस और एलीट फोर्स टेलीकॉम डिपार्टमेंट का दफ्तर भी यहीं मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने ये भी आया है कि मस्जिद में एंट्री के लिए भी 4 लेयर की सुरक्षा भी मौजूद है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों को झांसा देकर ये घटना हुई। इस हमले को लेकर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इजाज खान ने कहा कि कई जवान भी अभी भी मलबे के नीचे ही दबे हुए हैं। जब धमाका हुआ था तो उस समय इलाके में 300 से 400 पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि साल 2007 में कई आतंकी संगठनों ने एक साथ मिलकर टीटीपी की स्थापना की थी। इस संगठन ने हाल ही में पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम को खत्म कर दिया और अपने सदस्यों को पूरे पाकिस्तान में आतंकी हमले करने को कहा। तब से पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच टकराव जारी है। खैर, जो हुआ वो बेहद दुखद था। पाकिस्तान में मचे हाहाकार के बीच शहबाज शरीफ ने एक और संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल यहाँ की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। अचानक इतना इजाफा होने से लोग परेशान हैं। वित्त मंत्री इशाक डार ने रविवार सुबह नई कीमतों के लागू होने से कुछ मिनट पहले टीवी पर एक संबोधन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी थी। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को बाइक और कार चलाने पर भी आफत आने लगी है। लोग अपने वाहनों को घर में रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहां के मंत्री ने 10:50 पर एक संबोधन दिया और ये कहा कि 11 बजे से नए दाम लागू कर दिए जाएंगे।
यानी कि पाकिस्तानी लोगों को बफर टाइम सिर्फ 10 मिनट का दिया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कीमत पे हमने 35 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। स्क्रीन पर आपको सारे दाम दिख रहे होंगे। पेट्रोल 249.80 रुपीस पर लीटर, हाई स्पीड डीजल 262.80 रुपीस पर लीटर, मिट्टी का तेल 189.83 रुपीस पर लीटर, हल्का डीजल तेल 187 रुपीस पर लीटर। आप इसे ऐसे समझिए कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर चल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में 250 प्रति लीटर हो गए। दोनों देशों की तुलना की जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम भारत से 2.5 गुना अधिक हो गए हैं। वहां के मंत्रियों का कहना है कि पाकिस्तान में रुपए में पिछले सप्ताह डीवैल्यूएशन हुआ और अब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 11% की वृद्धि देख रहे हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले 4 महीनों में हमारी सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। डार की घोषणा से पहले शनिवार को देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की अफवाहें फैल गई थी। इसी कारण लोग लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर लगाने लगे थे। इसका काफी सोशल मीडिया पर वीडियोस और पिक्चर्स भी शेयर किए गए थे। तो पाकिस्तान में पहले आटा और खाने पीने की चीजों को लेकर बवाल हुआ, फिर वहां टोटल ब्लैकआउट हुआ, फोन्स चलने बंद हो गए, फिर पाकिस्तानी रुपए का डीवैल्यूएशन हो गया और अब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ गया है कि वहां लोग फ्यूल भरवाने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। बाकी देशों से भी किसी तरह की मदद मिलती नहीं दिख रही। उस सब के ऊपर से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां लोगों की चिंताएं बढ़ा रही हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा से ही काफी देखी जाती रही हैं। हाल के दिनों में ये डॉक्यूमेंट्रीज काफी सुर्खियां बटोर रही थीं, अच्छे कारणों से नहीं बल्कि विवादों के चलते। तो अब एक और डॉक्यूमेंट्री सामने आई है जिसमें मुख्य किरदार है ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन का। बोरिस ने इस डॉक्यूमेंट्री में कई खुलासे किए हैं जिसने लोगों को चौंका दिया है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बोरिस जॉनसन साल 2019 से अक्टूबर 2022 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर थे। पद पर रहते हुए ही उन्हें ये धमकी मिली। इस बात का खुलासा बोरिस जॉनसन ने खुद बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री में किया। ये डॉक्यूमेंट्री 30 जनवरी को ब्रॉडकास्ट हुई। इस डॉक्यूमेंट्री में बोरिस ने पुतिन के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया है। बोरिस ने बताया कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले से पहले मेरी पुतिन के साथ फोन पर बात हुई थी। तब पुतिन ने धमकी देते हुए कहा था, बोरिस मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मिसाइल अटैक से ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। डॉक्यूमेंट्री में बोरिस जॉनसन ने बताया कि यूक्रेन पर हमले से पहले मैंने पुतिन को समझाया और काफी कोशिश की कि ये वॉर ना हो। पुतिन से कहा था कि यूक्रेन के साथ नेटो में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। आप ये बात जानते हैं। जॉनसन ने कहा कि मैंने पुतिन को समझाने के साथ चेताया भी था। मैंने कहा था कि यूक्रेन पर हमले करने से आपको सामना नेटो से सीधे तौर पर करना होगा। इस हमले से आप नेटो से दूरी नहीं बना पाएंगे। डॉक्यूमेंट्री में जॉनसन ने कहा कि पुतिन मेरी बातों को गंभीरता से नहीं सुनते थे। मुझे लगता था कि पुतिन बहुत ही आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मेरी कोशिशों और मेरी बातें टाल रहे हैं, बातें घुमाने की भी कोशिश कर रहे थे पुतिन। खैर, इस सब के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री रहते हुए रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे। इसके जवाब में रूस ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और विदेश सचिव लिज ट्रस समेत 10 ब्रिटिश डिप्लोमैट्स पर बैन लगा दिया था। प्रतिबंध के तहत ये लोग रूस में एंट्री नहीं कर पा रहे थे। जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तब बतौर प्रधानमंत्री 3 बार यूक्रेन गए हैं बोरिस। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने लंदन में बीबीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के लिए बीबीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। ये लोग तिरंगा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लोगों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। भारतीय प्रवासियों ने शनिवार को अमेरिका की कैलिफोर्निया में भी बीबीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था।
इंडियन डायस्पोरा के बैनर तले 50 से ज्यादा लोगों ने सैन फ्रांसिस्को के फ्रीमोंट शहर की गलियों में रैली निकाली थी। इस दौरान उन्होंने बायस्ड बीबीसी और नस्लीय बीबीसी जैसे नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि वो बीबीसी की पक्षपात करने वाली डॉक्यूमेंट्री को खारिज करते हैं। इस सब के बीच ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के अलावा किसी बड़े नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हर कोई खुलकर इस पर कमेंट करने से बचता रहा, कतराता रहा। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुलकर इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया। पुतिन ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री साफ तौर पर इन्फो वॉर का एक तरीका है। खैर, बीबीसी और रशिया के पुतिन के बीच ऐसी वॉर चलती रहती है। बीबीसी ने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में कहा है कि रशिया भी इन्फो वॉर में शामिल है और अब राष्ट्रपति पुतिन ने भी बीबीसी पर वही आरोप लगा दिए हैं। एक छोटा सा बैकग्राउंडर दे देती हूँ। दरअसल हुआ यूं कि बीबीसी ने 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया। इसमें 2002 में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका होने का दावा किया गया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया और काफी डायरेक्टिव्स भी दिए। खैर, अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने जब 21 जनवरी को खुलासा किया कि उसके इन्वेस्टिगेटर्स को राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवास में गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी में नाराजगी थी, या कहें बनावटी नाराजगी देखने को मिली थी। रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उन्होंने गोपनीय दस्तावेजों के मिसयूज की और गंभीरता से जांच करने की मांग की थी। रिपब्लिकन पार्टी के हिसाब से ये काफी सुनहरा मौका था कि मौजूदा राष्ट्रपति को कैसे अनकंफर्टेबल किया जाए, क्योंकि बाइडेन दोबारा निर्वाचित होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कई ऐसे नेता भी हैं जो ये मानते हैं कि इस मांग की आंच उन तक भी आएगी, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेताओं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही एक जांच में फंसे थे। दरअसल ट्रंप जनवरी 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान हजारों गोपनीय दस्तावेज अपने फ्लोरिडा स्थित आवास मार-ए-लागो में ले गए और इसकी जांच एफबीआई ने वर्ष 2022 में शुरू की। तो यूएस के करंट प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट दोनों के पास से गोपनीय सामग्री मिली, जिन्हें नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें सौंपना था। 1978 में राष्ट्रपति रिकॉर्ड अधिनियम पारित होने के बाद अमेरिका में ये कानून है कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक, कानूनी या कोई भी जरूरी दस्तावेज उन्हें जमा करना होता है। तो अमेरिका में हर प्रेसिडेंट को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है, जो कि ना ट्रंप ने किया और ना ही बाइडेन ने। और लिहाजा अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने बाइडेन और ट्रंप की एक्टिविटीज की जांच के लिए विशेष एडवोकेट को नियुक्त किया। अभी ये पता लगाना बाकी है कि कितने दस्तावेज वहां पर थे और उनकी क्या बाइफिकेशंस हैं। जैसे ही दस्तावेजों का पता चलता है, बाइडेन की टीम को उसे अमेरिका की जांच एजेंसी को सौंपना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे ही कागजात का जखीरा ट्रंप के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस के इंडियाना स्थित आवास पर भी मिले हैं। इसके उलट ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान हजारों की संख्या में गोपनीय दस्तावेज अपने साथ ले गए, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया। इसमें से कुछ दस्तावेजों को नारा, जो कि वहां की एक सरकारी एजेंसी है, उसने करीब 1 साल बाद बरामद किया और नेशनल आर्काइव्स वर्कर डेब्रा स्टेडाइल वॉल ने इसे गोपनीय राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना से जुड़े दस्तावेज करार दिया, जो अति गोपनीय थे। इमेजिन आप किसी नेता को एक होप के साथ चुने और जब उसी नेता का कार्यकाल खत्म हो और सत्ता उसके हाथ में न आए, तो वो आपके देश के कॉन्फिडेंशियल डेटा अपने साथ ले जाए फॉर पर्सनल गेन। मजे की बात यह है कि ये सब सामने आने के बाद भी दोनों, जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की तरफ से और ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े होने की सोच रहे हैं। ट्रंप ने तो कैंपेन भी शुरू कर दिया है न्यू हैम्पशायर और साउथ कैरोलिना में। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज के सवाल का जवाब दे देती हूँ। आज का क्वेश्चन था कि अभी तक कितने भारतीय लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो जवाब है 9। पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। पहला, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें लिटरेचर के लिए 1913 में अवार्ड मिला। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन्हें फिजिक्स के लिए 1930 में अवार्ड मिला। फिर हरगोविंद खुराना, उन्हें मेडिसिन के लिए 1968 में अवार्ड मिला।
फिर आती हैं मदर टेरेसा, उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 में। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए 1983 में अवार्ड मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल अवार्ड मिला। फिर वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए 2009 में अवार्ड मिला। फिर कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला 2014 में। और लास्ट अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में नोबेल प्राइज मिला। फिलहाल खबर विलायती में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। See you next Tuesday.